Good morning, teachers. I am Braj Kishore. Today, I will be discuss about very important and interesting topic that related with education, and my topic is education for peace. It means शांति के लिए शिक्षा. वर्तमान में शिक्षण अधिगम का क्षेत्र काफी व्यापक एवं व्यवहारिक हो चुका है और आज के युग में शिक्षण उस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच एक समन्वय स्थापित हो, और ये समन्वय तभी सफल हो पाता है जब शिक्षक और छात्र रुचिपूर्ण उद्देश्य से अपने इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करें. अतः समस्त विद्यालय पाठचर्या एवं शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शांति का परिदृश्य अंतर्निहित हो, ऐसा सोचने विचारने का समय अब आ गया है. क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज का जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न एज है, उसमें लोगों का जीवन काफी स्ट्रेसफुल होता जा रहा है और स्ट्रेसफुल होने के कारण जो लोग हैं उनमें एग्रेसिवनेस की भी जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ते जा रही है. अब इस एग्रेसिव होने के पीछे का रीजन क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे और इस एग्रेसिव सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम एक पीसफुल सोसाइटी का निर्माण करें. इसके लिए हम जो विभिन्न प्रवृत्तियों को अपनाते हैं या विभिन्न प्रवृत्तियों पर जो हम क्रियाकलाप करेंगे, उसमें शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए चर्चा की जाएगी. शिक्षण में शांति के महत्व को प्रदर्शित करता महात्मा गांधी का यह स्टेटमेंट, if we are to touch real peace in the world, we shall have to begin with children. तात्पर्य, यदि हमें विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना है तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य कहे जाते हैं. और जब तक शांति का यह पाठ बच्चे नहीं समझेंगे, आने वाला भविष्य, आने वाली सोसाइटी में शांति की स्थापना करना काफी मुश्किल है. क्योंकि बच्चे ही परिवार, समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व के भविष्य का आईना होते हैं. शिक्षण ही वो माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों में नैतिक एवं व्यवहारिक कौशलों का विकास किया जा सकता है. यदि स्पष्ट दृष्टि और लगन के साथ शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शांति के लिए शिक्षा के महत्व को लागू किया जाए तो यह प्रयास सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक आनंददायक व सार्थक बना सकती है. अतः संक्षेप में ही सही, शिक्षण में शांति की आवश्यकता का वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाना आवश्यक है. तो यहां पर बात हम कर रहे हैं कि क्या शिक्षण में शांति का जो यह पाठ्यचर्या यानी एजुकेशन फॉर पीस का जो ये कैरिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, उसको करना आवश्यक है. और अगर ये किया जाए तो शिक्षण के क्षेत्र में किस प्रकार के क्रांतिकारी बदलावों को हम देख सकेंगे. इस संदर्भ में मुझे क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप का एक संदर्भ याद आता है, जिसमें फ्रेडरिक सोरी ने एक पेंटिंग को दिखाते हुए अपना यूरोपियन विजन प्रेजेंट किया था.
इस यूटोपियन विजन में उन्होंने बताया था कि संपूर्ण विश्व की संस्कृतियां, संपूर्ण विश्व के कल्चर, ट्रेडिशन, परंपराएं, संपूर्ण विश्व के राष्ट्र में शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब सभी संस्कृतियां, सभी धर्म, सभी परंपराएं एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति होमेज प्रदान करें। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सभी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सम्मान भरी दृष्टि से देख सकते हैं? नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं। ये आप लिखित रूप में कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको वास्तविकता अगर देखा जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। और इसी कारण इसे यूटोपियन विजन कहा गया है, क्योंकि सभी राष्ट्र अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरे राष्ट्र का सम्मान करने लगे तो पूरे विश्व से युद्ध का अंत हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अधिगम के अंतर्गत शांति के लिए शिक्षा, जहां एक तरफ पाठ्यचर्या के बोझ में कमी की मांग करती है, तो दूसरी तरफ इस अधिगम प्रयास के द्वारा व्यवहारिक जीवन में शांति के मूल्यों एवं महत्व को प्रदर्शित करती है। साथ ही जीवन में शांति एवं न्याय की पारस्परिकता को भी रेखांकित करती है। व्यवहारिक कौशल एवं अधिगम क्षेत्र में यदि न्याय एवं शांति के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निसंदेह न्याय की दावेदारी को शांति के मुकाबले अधिक महत्व मिलना चाहिए। यह बात अंततः शांति के पक्ष में ही होगी और ऐसा ना होने पर यह डर बना रहेगा कि शांति एक दमनकारी विचारधारा ना बन जाए। सही बात है कि यदि हम जस्टिस यानी न्याय से ऊपर शांति को प्राथमिकता देते हैं तो यह शांति कभी भी वो वास्तविक शांति नहीं बन पाएगी, बल्कि एक दमनकारी शांति के रूप में सामने आ जाएगी। इसे हम अंग्रेजों के शासन के काल के उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान का जो समय है वो उससे कहीं ज्यादा शांति का समय अंग्रेजों का शासनकाल था, क्योंकि उस शासनकाल में लोग डर और गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए शांतिमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज का जो युग है इसमें ना तो गुलामी है, ना डर है और साथ में शांति की भी स्थिति नहीं है। तो यदि अगर देखा जाए अंग्रेजों के शासनकाल को तो यह वह एक दमनकारी शांति का काल कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर अन्याय अंग्रेजों की एक प्राथमिकता थी जो वो हिंदुस्तानियों के प्रति करते थे। कई तरीकों से उनके अन्याय का सामना हमारे देशवासियों के द्वारा किया गया और उस परिप्रेक्ष्य में शांति की कल्पना करना एक कोरी कल्पना ही सिद्ध होगी। ओके, तो इस परिदृश्य में छात्रों के साथ अध्यापकों को भी न्याय मिलने की आवश्यकता पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षक भले ही छात्रों को शांति का पाठ पढ़ाए, लेकिन जब तक उनके जीवन में शांति नहीं होगी तब तक वो वास्तविक शांति का पाठ छात्रों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो शिक्षण में शांति एवं न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अध्यापकों को संगठित होने का सुझाव दिया जाना चाहिए। साथ ही अधिगम के अंतर्गत आंतरिक शांति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए
और इस प्रयास में छात्रों एवं शिक्षकों को सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आंतरिक शांति को वे पलायनवाद और पाखंडपूर्ण स्वार्थ समझने की गलती न करें। शिक्षा के लिए शांति का जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में अधिगम विद्यालय जीवन में खतरनाक तरीके से बढ़ रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त करता है और इस हेतु शांति के शिक्षा शास्त्र की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। साथ ही शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की निर्णायक भूमिका का और विद्यालयों को शांति की पौधशाला बना देने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो शांति के लिए शिक्षा मुख्य रूप से दो प्रधान लक्ष्यों को प्रदर्शित करती है। ये लक्ष्य है व्यक्तित्व निर्माण, क्योंकि व्यक्तित्व ही वो पहलू है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की रूपरेखा को निर्धारित करता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व सही है तो उसमें शांति का समावेश भी होगा। अगर उसका व्यक्तित्व ही निराधार है तो उसके जीवन में हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें बच्चों को उनके व्यक्तित्व पर ध्यान देने के लिए फोकस करना चाहिए और शिक्षकों को यह चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान वो बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने की दक्षताओं के प्रयास का एक तरह से प्रयास पर प्रकाश डालें और उनके व्यक्तित्व को डेवलप बनाने का प्रयास करें। दूसरा है उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना, क्योंकि एक उत्तरदायी नागरिक ही अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति और अपनी परंपरा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक कर सकता है। अब उत्तरदायी नागरिक किसे कहा जाता है? तो उत्तरदायी नागरिक वो व्यक्ति जो कि अपने समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन सही समय पर सही तरीके से करे, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करे और इस तरह उत्तरदायी नागरिक की जो ये विशेषता है कहीं ना कहीं एक शांतिमय जीवन की ओर ले जाने का प्रथम प्रयास या प्रथम स्टेप है। जबकि शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना। यहां पे स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा को वो माध्यम बना देना जिसके द्वारा हम व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा कर सकें। व्यक्तियों के मोरल वैल्यू और उनके जो नैतिकता के स्तर को उठाने का प्रयास हमें शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। शिक्षा में हमें उन नैतिक कहानियों और नैतिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए जिसके द्वारा हम छात्र या किसी व्यक्ति विशेष के नैतिकता को और डेवलप कर सके, विकसित कर सके। दूसरा है विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों एवं अभिरुचियों का पोषण करना। विद्यार्थियों के भीतर सामाजिक कौशलों का
पोषण करने से तात्पर्य है कि समाज में जो उसके कर्तव्य हैं और समाज के में रहते हुए जो उस अपने कर्तव्य के निर्वहन की जो उसकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार वो कर पाएगा, इससे उसे सिखाना और दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जीवन जीने की प्रवृत्ति का पालन करें। यानी वो, चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक पशु है और समाज में रहते हुए वो समाज के अन्य लोगों से अपने जीवन अन्य लोगों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि सभी लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता किसी ना किसी स्थिति या किसी ना किसी क्षण पे जरूर पड़ती है। ओके, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें विद्यार्थियों को उन कौशलों को सिखाना चाहिए जिसके द्वारा वो समाज में रहते हुए एक दूसरे से सामंजस्य बैठाकर अपने जीवन को शांतिमय तरीके से, पीसफुल तरीके से व्यतीत कर सके। तीसरा है संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल। संविधान हमें जितने भी अधिकार देता है, हमारा भारतीय संविधान उतने कर्तव्यों का भी पुनर्व्याख्या करता है, क्योंकि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं और जिस नागरिक को या जिस छात्र को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य के बारे में पूर्ण जानकारी हो, तभी वो अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से कर पाएगा और अपने जीवन को शांति के पथ पर अग्रसर कर पाएगा। चौथा है धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की जरूरत पर बल देना और कर्तव्य का निर्वहन करना। चूंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें किसी भी धर्म को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है जितनी किसी दूसरे देश में धर्म को दी जाती है। यहाँ पे सभी धर्म को समान माना गया है और सभी धर्म के प्रति समभाव की भावना रखी जाती है। तो इस बात पर भी हमें बल देना चाहिए कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें किसी भी धर्म के प्रति कट्टरपंथी रवैये को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अगला है लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा के महत्व को बताना। विद्यार्थियों को हमें इस बात से अवगत कराना होगा कि चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के द्वारा उन्हें क्या क्या फायदे हैं, किस तरह लोकतंत्र हमारी आजादी, हमारी विचारधारा को बनाए रखने में एक माध्यम का काम करता है, उसे शिक्षा के द्वारा हमें बताने की आवश्यकता है और ये छात्रों को समझाना चाहिए। अगला है शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास। शिक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अखंडता को विकसित और प्रवृत्त करने के का प्रयास कर सकते हैं। किस तरह राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखा जा सकता है, किस प्रकार हम धर्म, संस्कृति, जाति का परिचय उसे कराकर सभी धर्म के प्रति समभाव की भावना किस प्रकार हम पैदा कर सकते हैं और सभी धर्म से ऊंचे होकर हम किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, ये हम लोकतांत्रिक संस्कृति के आधार पर विद्यार्थियों को बता सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास और जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। जीवन शैली संबंधी, अब देखिए यहां पर यह बताया गया है कि जो जीवन शैली है, यानी जो हमारा देश है, इस
देश में रहने वाले अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस थॉट्स भी अलग अलग है। तो उनका जो ये जीवन है वो उनके धर्म पर, उनकी संस्कृति पर और उनकी परंपराओं पर आधारित है। और इस आधार पर अलग अलग जीवन शैली से संबंध रखते हुए भी वो एक भारतीय की तरह कैसे जीवन व्यतीत करें और अपने देश में अमन और शांति के साथ अपने जीवन का निर्वहन कैसे वो कर सकते हैं, इस बारे में हमें शिक्षा के द्वारा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा शांति के लिए शिक्षा को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए निम्न पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत शामिल है शिक्षकों को शिक्षा। अब यहां पर बात की जा रही है शिक्षकों को शिक्षा, यानी शिक्षकों को पहले शिक्षा देने की प्रक्रियाओं के तहत उन सभी पहलुओं की जानकारी का अनुभव होना चाहिए, जिसके द्वारा वो बच्चों को उनके बारे में बता सके। जैसे संवैधानिक कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम, धर्म, संप्रदाय, एकता इत्यादि। दूसरा है पाठ्य पुस्तक लेखन। यहाँ पर पुस्तकों के अध्ययन के बारे में एक चीज ये उत्पन्न होता है कि हम पाठ्य पुस्तक लेखन के संदर्भ में किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कोई भी पाठ्य पुस्तक जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा गया है और उसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना है, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। विद्यालय ढांचा के अंतर्गत हमें शिक्षकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनका विद्यालय किस प्रक्रम पर काम करता है, किस अनुक्रिया के द्वारा काम करता है। क्या विद्यालय की स्थिति किस जगह पे है, वो शहर में है, गांव में है, या शहर और गांव के बॉर्डर पे है। तो इस आधार पर हम वहां के बच्चों को शांति के पाठ का शिक्षा दे सकते हैं। मूल्यांकन भी काफी आवश्यक है इस संदर्भ में, क्योंकि बिना मूल्यांकन के हमने बच्चों को क्या बताया है, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाएगी। तो जो भी हम बच्चों को बताएं, चाहे वो शांति का पाठ या चाहे वो न्याय या चाहे वो कर्तव्य के बारे में या उनके उत्तरदायित्व के बारे में, तो उसका मूल्यांकन उनसे विविध प्रवृत्तियों के द्वारा किया जा सकता है। मीडिया की साक्षरता, बच्चों को पीसफुल एजुकेशन देने के संदर्भ में हम मीडिया की साक्षरता का भी सहारा ले सकते हैं। मीडिया जिसका आज प्रभाव काफी व्यापक रूप में समाज पर है, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, मैगजीन के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, तो उसका जो प्रभाव है वो प्राय समाज के सभी लोगों पर है। तो और हमारे जो बच्चे भी हैं वो इसी समाज का एक हिस्सा है। तो हमें इन बच्चों को भी मीडिया के द्वारा बताई गई उन सभी बातों को बताना चाहिए कि किस प्रकार हमारा जो मीडिया है वो शांतिमय शिक्षा की वकालत करता है। अगला है अभिभावक शिक्षक की भागीदारी। पीसफुल एजुकेशन के मामले में या तथ्यात्मक सत्य है कि जब तक शिक्षक के साथ अभिभावकों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम पीसफुल एजुकेशन का ये कैरिकुलम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप बच्चों को स्कूल में पीसफुल एजुकेशन दीजिएगा, यानी जीवन में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है उसे आप एजुकेशन के माध्यम से बताइएगा। लेकिन उनके घर पे शांति का माहौल ही ना हो, उनके घर में कलह हो, पेरेंट्स आपस में झगड़ते हो, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में एक दोहरी मानसिकता का प्रादुर्भाव होगा। वो सोचेंगे कि एक तरफ तो
स्कूल में या कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों के द्वारा शांतिमय वातावरण को प्रस्तुत करने की वकालत की जाती है, और दूसरी तरफ जब हम घर आते हैं तो हमारे पारिवारिक माहौल में शांति का वातावरण ही हमें नहीं मिलता। तो इस प्रक्रिया में अभिभावक और शिक्षकों की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि बिना अभिभावक और शिक्षक भागीदारी के पीस फॉर एजुकेशन यानी पीसफुल एजुकेशन का जो ये कैरिकुलम है वो संपन्न नहीं हो सकता है। शांति के लिए शिक्षा को लागू करने हेतु एकीकरण के व्यवहारिक निहितार्थों को प्राथमिकता देने और कार्यनीति को मानते हुए संबोधित करने का प्रयास करना। शांति के लिए शिक्षा के विषय वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव को दिया गया है। पहला है, बच्चों के प्राथमिक विद्यालयी वर्षों में मूल्यों की नींव रखने के लिए तथा व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर दिए जाने का प्रयास करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में सीखने समझने की क्षमता का विकास होने लगता है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर या प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही हमें बच्चों को वैल्यू, सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू के बारे में समझाना होगा, क्योंकि जब तक बच्चों में नैतिकता की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक वो मोरल वैल्यू के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक वो शांति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं, पीसफुल लाइफ के लिए वो तैयार नहीं हो सकते हैं। उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के दौरान विद्यार्थी भारतीय दर्शन और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शांति की संस्कृति को देख पाने में समर्थ बन सके। हमें उन उदाहरणों को प्रस्तुत करना होगा जिसके द्वारा विद्यार्थी शांति यानी पीस के महत्व को समझ सके। हमें अपने कल्चर का एग्जाम्पल देना होगा। हमें रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल के उन तथ्यों को एग्जाम्पल में प्रस्तुत करना होगा जिसमें ये बताया गया है कि जीवन में शांति ही सब कुछ है और शांति के लिए कुछ भी करना अपरिहार्य ना होगा। महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन फिर भी अंतिम प्रयास श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों के पक्ष में कौरवों को समझाने के लिए किया गया कि आप एक कुछ गांव देकर भी इस युद्ध को टाल सकते हैं, लेकिन दुर्योधन ने कुछ गांव देना भी स्वीकार नहीं किया। और इस संदर्भ में श्री कृष्ण का ये जो वक्तव्य था कि किसी भी कीमत पर शांति की प्राप्ति अगर हो तो हमें उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए, जिसे कौरव नहीं समझ सके और अंततः एक भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा जो कि उनके कुल के नाश का कारण बना। अगर आगे देखें तो इसके बाद शांति के लिए शिक्षा, नागरिकता संबंधी शिक्षा पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि बच्चों को हमें शांति का पाठ पढ़ाना है, तो जब तक हमें उन्हें यह एहसास नहीं करा पाएंगे कि वो एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर शांति को सभी चीजों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, तब तक हम उनमें शांति के प्रति इंटरेस्ट को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता के सामने खड़ी चुनौतियों को रेखांकित किए जाने की भी आवश्यकता है। हमें उन्हें बताने की आवश्यकता है कि हमारा जो राष्ट्र, हमारा जो भारत है, वो कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी शांति के पक्ष को वो कभी नहीं छोड़ता, कभी भी युद्ध की पहल वो नहीं करता, कभी भी किसी आपदा में, किसी भी कठिन समय में
दूसरे देशों की मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं और 12वीं स्तर पर शांति के लिए शिक्षा दिए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और वो बिंदु है कि हमें उन्हें अपने कल्चर से परिचित करना होगा, अपने ट्रेडिशन को उन्हें समझाना होगा, उन सभी उदाहरणों को प्रस्तुत करना होगा जिसमें शांति की बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। हिंसा के कारण और उसके तरीकों और अभिव्यक्तियों की समझ देनी होगी। हमें बताना होगा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा वाजिब नहीं है, क्योंकि यह शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जहां पे हिंसा हो या जहां पे अन्याय हो, वहां पे शांति की स्थापना कभी भी संभव नहीं है। इसके अलावे हमें इन सभी मुद्दों की वास्तुनिष्ठ समझ हासिल करने का कौशल उन्हें प्रदान करना होगा। शांति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण का विकास भी उन्हें करना होगा, उन्हें बताना होगा, यानी छात्रों को यह बताना होगा कि शांति के कारण ही विश्व के जो देश हैं वो डेवलप हो पाए हैं। क्योंकि शांति की स्थिति में जो विकास होता है वो विकास सदैव रहता है, लेकिन अगर युद्ध के कीमत पर अगर विकास किया जाए तो उस विकास की अवधि अधिक समय तक नहीं रह पाती है। शांति के लिए शिक्षा के कार्यान्वयन को प्रभावशाली और आनंददायक बनाने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। प्रथम, विद्यालय शांति की पौधशाला हो सकती है या हो सकते हैं, क्योंकि हम विद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं, विभिन्न दक्षताओं का एक तरह से उत्पादन करते हैं। तो विद्यालय जो शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा के माध्यम के द्वारा हम शांति के महत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं, शांति के महत्व को बता सकते हैं, पीसफुल लाइफ किस प्रकार व्यतीत करनी है उसके कौशलों को सिखा सकते हैं। दूसरा है, शिक्षक सामाजिक सुधारक हो सकते हैं। सही बात है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है जो दूसरों या छात्रों को एक तरह से उन सारे प्रवृत्तियों के बारे में बताता है, उन सारे दक्षताओं और उन कौशलों के बारे में बताता है जिसके आधार पर वो समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो सामाजिक कौशल का विकास शिक्षक के द्वारा ही संभव हो सकता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक एक समाज सुधारक भी हो सकते हैं। क्योंकि समाज में आने वाला जो भविष्य है या आने वाले जो समाज के सदस्य या जो ये छात्र हैं, उनका आचार, उनका व्यवहार, उनकी नैतिकता, उनका वैल्यू किस प्रकार डेवलप होगी, वो शिक्षक के हाथों में ही निर्भर करता है। तीसरा है, शांति के लिए शिक्षा पूरी शिक्षण अधिगम व्यवस्था को मानवीय बना सकती है। सही बात है कि शांति के लिए जो शिक्षा शिक्षकों के द्वारा दी जाती है वो कहीं ना कहीं पूरे शिक्षण अधिगम व्यवस्था को मानवीय बना सकती है। क्योंकि मानवीय शिक्षण अधिगम व्यवस्था उस अधिगम व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें लोगों में दया, प्रेम, सहनशीलता की भावना का विकास हो। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इससे क्या होगा कि समाज में शांति की व्यवस्था व्याप्त होगी और समाज जो है वो शांतिमय तरीके से प्रगति कर पाएगा।
शांति के कौशल और उसका रुझान जीवन व्यापी गुणवत्ता का कारण बनते हैं। शांति के लिए जो दक्षताएं शिक्षक के द्वारा छात्रों को सिखाई जाती हैं और उन दक्षताओं में छात्र जो रुझान लेते हैं, उन रुझान के कारण जो उनके जीवन व्यापी गुणवत्ता है वो उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। तीसरा है न्याय शांति का अंतरंग हिस्सा है। जैसे कि मैंने पहले भी यह उल्लेख किया था कि हमें शांति से ऊपर न्याय को देना चाहिए, क्योंकि बिना न्याय के समाज में शांति की स्थापना हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि न्याय शांति का अंतरंग हिस्सा है और बिना न्याय के शांति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावे अधिगम व्यवस्था में शांति के लिए शिक्षा को एक जनांदोलन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के साथ कुछ हिदायतें भी दी गई है, जैसे कि शिक्षा के उद्यम पर सामाजिक व लैंगिक अन्याय के छींटे नहीं पड़नी चाहिए। हमें शिक्षण व्यवस्था में यह ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक और लैंगिक आधार पे बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि उस आधार पे अगर बच्चों में शिक्षण भेदभाव किया जाएगा तो बच्चों के मानसिकता पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अन्याय के छींटों से दागदार बनी प्रक्रिया शांति का वाहन नहीं हो सकती है। क्योंकि चाहे वो अन्याय किसी भी प्रकार का हो, जातीय अन्याय, लैंगिक अन्याय, भाषाई अन्याय या सांस्कृतिक अन्याय, किसी भी प्रकार का अन्याय जो है वो शांति का वाहक नहीं हो सकती है। बच्चों के मस्तिष्क को, जो भविष्य के नागरिक हैं, हिंसा से विकृत होते रहने के लिए छोड़ देना एक गंभीर समस्या है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और यथोचित गंभीरता तथा तत्परता से संबोधित करना चाहिए। आज के युग में प्राय यह देखा जाता है कि छात्रों में गुस्सा की भावना या शिक्षकों में एग्रेसिव फीलिंग्स लगातार बढ़ते जा रही है और इस एग्रेसिव फीलिंग के कारण छात्र और शिक्षकों का जो रिलेशन है वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि स्कूल में, कॉलेजों में हिंसा को रोका जाए और इसके लिए जो भी गंभीर प्रयास किया जा सकता है उसे किया जाना चाहिए। शांति के लिए पूरी हार्दिक लगन और गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। शांति के लिए शिक्षा जैसी नई पहल को व्यापक दृष्टि और दृढ़ संकल्प के साथ लागू किया जाना चाहिए। काम चलाऊ तरीके से और आधे मन से की गई कोशिशें शांति को सतही बनाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पीस फॉर एजुकेशन कैरिकुलम के तहत हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ाया जाए शांति के परिप्रेक्ष्य में, तो उस पाठ का गहनता से एक तरह से अध्ययन कराया जाए और हमें सतही ज्ञान से बचना चाहिए, क्योंकि सतही ज्ञान न सिर्फ शिक्षण अधिगम व्यवस्था में अरुचि उत्पन्न करता है, बल्कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था से बच्चों के विश्वास को भी हटा देता है। तो काम चलाऊ तरीके से और आधे मन से की गई कोशिशें शांति को सतही बनाएंगी और उसके प्रभाव क्षमता को लेकर हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है शांति के लिए शिक्षा की अवधारणा। अब हम किस प्रकार के शिक्षण प्रविधियों का उत्पादन करें जिससे कि
शांति की व्यवस्था उत्पन्न हो और समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व में शांतिमय व्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो सके। संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था में शांति का सरोकार अंतर्निहित हो, ऐसा सोचने विचारने का अब समय आ गया है, क्योंकि आधुनिक समय में इंसानों में अन्याय, हिंसा, द्वेष, जलन की भावना का विकास काफी तेजी से हो रहा है और ये सारी भावनाएं कहीं ना कहीं समाज, राष्ट्र, विश्व और परिवार में शांति के माहौल को खत्म कर रही है। आज हम शांति को छोड़ अन्य सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अन्य सभी वास्तु स्थिति को हम ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। एजुकेशन की भी बात करें तो आज एजुकेशन में शांति के जगह पर, मॉरलिटी के जगह पर, सोशल वैल्यू के जगह पर आज हम इकोनॉमिक वैल्यू पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज पैसा एक जीवन का साधन मात्र नहीं रह गया है, बल्कि पैसा ही जीवन हो गया है। चाहे वो पैसा किसी भी तरीके से अर्न किया जाए, चाहे वो अपनी मॉरलिटी को गिराकर, चाहे वो अपने सोशल वैल्यू को खत्म करके, किसी भी तरीके से आज पैसा कमाने की एक होड़ लगी है, जिसमें ना तो किसी के फीलिंग्स का ध्यान रखा जाता है और ना ही किसी के आवश्यकताओं और किसी के जरूरतों का। तो इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक डेनियल वेस्टर ने बताया है कि शिक्षा का मकसद ज्ञान का प्रसार भर नहीं है, क्योंकि ज्ञान कई तरीके के होते हैं और सिर्फ ज्ञान दे देना ही परिवार, समाज, विश्व में शांति की स्थापना के लिए परिपूर्ण नहीं होगा, अपितु ज्ञान में वह सब कुछ समाहित होना चाहिए जो शिक्षा का व्यापक अर्थ अपने में समाये हुए हो। भावनाएं अनुशासित हो, मनोभाव संतुलित और शुद्ध हो और हितकारी लक्ष्यों को प्रोत्साहित किया जाए और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में विशुद्ध नैतिकता कायम रखी जाए। शांति के लिए शिक्षा, शांति शिक्षा से भिन्न अधिगम है। शांति शिक्षा में शांति की स्थिति पाठ्यचर्या में एक विषय की तरह है, जबकि शांति के लिए शिक्षा एक व्यवहारिक कॉन्सेप्ट है, जो एक व्यवहारिक कौशल है जो हमें बच्चों को व्यवहारिक रूप से सिखाना पड़ेगा। दूसरी ओर शांति के लिए शिक्षा में हम शांति की बात जिस रूप में कर रहे हैं, उस रूप में वह शिक्षा को गढ़ने, संवारने वाली दृष्टि बनकर उभरती है। यह शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया में आने वाली एक युगांतकारी बदलाव का संकेत है। मौजूदा परिवेश में शिक्षा का स्वरूप बाजार की शक्तियों से नियंत्रित है। हम देखते हैं कि आज उस तरह की एजुकेशन का ज्यादा डिमांड है जो कि अर्न करने के बेस पर आधारित है, यानी हम वोकेशनल कोर्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आज वैल्यू वाले कोर्स, मॉरलिटी बेस्ड कोर्स की कोई कुछ नहीं है। आज सभी बच्चे स्कूल कैरिकुलम को पूरा करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा नागरिक किस तरह बना जाए उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता। तो यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? तो इस स्थिति को उत्पन्न करने के पीछे कहीं ना कहीं
आज की मार्केट पॉलिसी जिम्मेवार है। आज की इस उपभोक्तावादी नीति के कारण लोगों के मन में पैसों का जो महत्व है वो उनके मोरालिटी से कहीं ऊपर बढ़ गया है और उनकी नैतिकता को लगातार नीचे गिराता जा रहा है। हम लोग के समय में एजुकेशन का जो कैरिकुलम था उसमें मॉरल एजुकेशन का भी प्रोसीजर था, लेकिन आज मॉरल एजुकेशन नाम की कोई चीज एजुकेशन व्यवस्था में नहीं रह गई है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि छात्रों की जो मॉरलिटी है, छात्रों का जो सोशल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मौजूदा परिवेश में शिक्षा का स्वरूप बाजार की शक्तियों से नियंत्रित है और शांति के लिए शिक्षा का जो ये कॉन्सेप्ट है को बाजार से कोई परहेज नहीं, लेकिन यह बाजार को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में नहीं देखते हैं। जो शांति के लिए शिक्षा का ये जो कॉन्सेप्ट है उसे बाजारी एजुकेशन यानी मार्केट टेबल एजुकेशन से कोई परहेज नहीं है, परंतु यह शिक्षा की जो नीति है वो या इसके जो उद्देश्य है वो बाजारी शिक्षा के रूप में उसे नहीं देखती है। बाजार हमारे जीवन संसार का एक हिस्सा भर है। शांति के लिए शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है और वह जीविका के लिए प्रशिक्षण मात्र नहीं है, क्योंकि आज कोई भी अगर कोर्स हम करते हैं, वोकेशनल कोर्स, चाहे वो एमबीए हो, मेडिकल हो, आईटी हो, कोई भी कोर्स, वो सभी बाजारी व्यवस्था पर यानी मार्केटिंग सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। मॉरलिटी का उनमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी मॉरलिटी का अवधारणा या मॉरलिटी का कैरिकुलम नहीं होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसका मकसद है लोगों को ऐसे मूल्यों, कौशलों व अभिवृत्तियों से लैस करना जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले पूर्ण व्यक्ति और उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। इट मीन्स एजुकेशन फॉर पीस का जो मेन मोटो है वो है मूल्यों यानी वैल्यू, स्किल्स, अभिवृत्तियों से लैस उन सभी सौहार्दपूर्ण व्यवहार को डेवलप करना जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके और एक अच्छे नागरिक का गुण छात्र में उत्पन्न हो सके। ऐतिहासिक रूप से नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा के शांति के लिए शिक्षा के कॉन्सेप्ट जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए थीम पर आधारित है, इनमें काफी कुछ पाया जा सकता है। यानी हमारे पूर्वजों ने जो भी सोशल हैबिट्स हमें सिखाया या हमारे पूर्वजों के द्वारा जिस प्रकार के कल्चर, ट्रेडिशन या रिलीजियस को हमारे सामने लाया गया, तो वो कहीं ना कहीं उन सोशल वैल्यू और मॉरलिटी पर डिपेंड है जिसका पालन उनके द्वारा किया गया और हमें इसलिए सिखाया गया ताकि हम उन सोशल वैल्यू और मॉरलिटी को आगे भी बनाए रख सकें। और शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि सेम मॉरलिटी, सोशल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को अपने छात्रों को भी बताएं ताकि आने वाले जनरेशन में इसका प्रसार हो सके। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE 2000 के मुताबिक धर्म मूल्य सृजन का स्रोत है। मूल्य और अभिवृत्तियां शांति की संस्कृति का निर्माण करने वाली भवन सामग्री की तरह है। यहां पे वैल्यू
और अब पीसफुल कॉन्सेप्ट्स की बात आ रही है कि जो कल्चर है वो मूल्य या वैल्यू और नैतिकता पर डिपेंड है, और वैल्यू और मॉरलिटी ही किसी कल्चर के मेन फैक्ट्स हैं। तो फिर शांति के लिए शिक्षा की अपनी क्या विशिष्टता है? हम आखिर क्यों एक नए दृष्टिकोण का बोझ उठाकर स्वयं को परेशान करें या विद्यार्थियों को परेशान करें? शांति के लिए शिक्षा पढ़ाई के भार में खासी कमी लाने की वकालत करती है और उसे रुचिकर बनाने के प्रयास के पुनर्बलन पर विशेष ध्यान देने की बात करती है। शांति जीने के आनंद को मूर्त रूप प्रदान करती है, क्योंकि जीवन का जो आनंद है वो कहीं ना कहीं शांति पर ही आधारित है, क्योंकि शांति के बिना किसी भी परिस्थिति में हम जीवन के आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हो जाएं, चाहे हम कितने भी संपत्ति के मालिक हो जाएं, अगर हमारे जीवन में शांति के क्षण नहीं आते तो हम अपने जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते, हम अपने जीवन को खुशहाल नहीं कर सकते। आज का जो इंसान है उसकी एक सोच बन गई है कि अगर उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो, अगर उसके पास ज्यादा पैसा हो तो वो शांति को खरीद सकता है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि ज्यादा पैसा या प्रॉपर्टी रखने वाले का जो जीवन है वो शांतिमय स्थितियों से कभी गुजरता है। शांति के दृष्टिकोण से देखें तो सीखना एक आनंददायक अनुभव होना चाहिए। अगर पीसफुल लर्निंग की बात की जाए तो जो लर्निंग का जो प्रोसेस है या टीचिंग का जो प्रोसेस है वो आनंददायक तभी हो सकता है जब कक्षा में शांति की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि पीसफुल माइंड, पीसफुल एनवायरनमेंट में ही हम शिक्षा को रुचिकर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं या अपनी बातों को रुचिकर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आनंद ही जीवन का सार है। संसार में जल्दबाजी और चिंता सीखने के आनंद को नष्ट करती है। टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस में हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पीसफुल माइंड से, पीसफुल तरीके से पर्याप्त समय देकर इस प्रोसेस को पूर्ण करना चाहिए, ताकि दोनों स्तर पर, दोनों सेंटर पे इंटरेस्ट बना रहे। छात्रों का इंटरेस्ट शिक्षकों की बात को लेकर या शिक्षकों का इंटरेस्ट उन कैरिकुलम को लेकर जो वो छात्रों को सिखा रहा है। परंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। छात्र जहां आज सीखने की जल्दबाजी करते हैं और एग्रेसिव माइंड के तहत वो सीखने का प्रयास करते हैं, वही शिक्षक भी उन्हें सिखाने की जल्दबाजी करते हैं, और यह प्रक्रिया ही आज की कड़वी सच्चाई है, जिसके चलते विद्यार्थियों के बीच कई सारे गलत कॉन्सेप्ट्स, कई सारे गलत भावनाओं का विकास लगातार तेजी से हो रहा है। विद्यार्थी अध्ययन में पूर्णतः रुचि नहीं ले पा रहे हैं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं और अंततः परीक्षाओं में उन्हें फेल होने की स्थिति में आना पड़ रहा है, जिससे कि वो आत्महत्या जैसी गतिविधियों में लगातार संलग्न होते जा रहे हैं। अतः शांति के लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन को भी समाहित करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन के बिना हम छात्रों की मॉरलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे,
किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस या किसी भी परिस्थिति में अपने कौशलों को दिखाने की क्षमता का एक तरह से उनका अभी धार्मिक निर्माण नहीं कर पाए, नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शांति व मूल्य दोनों एक नहीं है, पीस और वैल्यू दोनों एक नहीं है। शांति तो मूल्यों की संगति के लिए प्रासंगिक तौर पर उपयुक्त और लाभदायक शिक्षा शास्त्रीय बिंदु है। शांति मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है और उनके आंतरिकरण को प्रेरित करती है। इस तरह शांति के लिए शिक्षित करना मूल्य शिक्षा की संदर्भ में एक व्यापक संरचना प्रदान करती है और संचालित करने की आदर्श रणनीति की प्रवृत्ति का आधार बनती है। शांति के लिए शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को क्लासरूम की सीमा से मुक्त करने और खोज के आनंद से जागरूकता के उत्सव में बदलने की मांग करती है। सिर्फ कक्षा शिक्षण के द्वारा ही छात्रों में शांति के महत्व, शांति के विकास की चर्चा नहीं की जा सकती है, बल्कि उसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में हमें समझाना चाहिए कि किस प्रकार वो किसी भी परिस्थिति में शांतचित्त रहकर उस परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो उनके लिए नकारात्मक परिस्थिति हो या सकारात्मक परिस्थिति। शांति के लिए शिक्षा सीखने के संदर्भ में एक सुविकसित आधार प्रदान करती है। हम स्थानीय, राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर अभूतपूर्व हिंसा के युग में जी रहे हैं। यह एक गंभीर बिंदु है कि विद्यालय, जिन्हें शांति की पौधशाला बनना था, हिंसा भड़काने फैलाने का केंद्र बनता जा रहा है। आज नित्य कई सारी वैसी घटनाएं विद्यालयों में देखने और सुनने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं शांति के प्रवृत्ति की आवश्यकता आज काफी महसूस किया जा रहा है। हाल ही की एक घटना में दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज का पुराना विद्यार्थी पटना में अपहरण गिरोह चलाता हुआ पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं उसने अपने मॉरल वैल्यू को गिराकर अर्न टू मनी यानी पैसे कमाने की इच्छा को ऊपर रखा और अपने जीवन या अपने आने वाले जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर डाला। शहरी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शारीरिक हिंसा से ही चिंतित नहीं है, कईयों की चिंता भावनात्मक हिंसा को लेकर है। यह चिंता इसलिए नहीं कि हम प्रतिभाओं का सही पोषण नहीं करते या एक उद्देश्य के पीछे अपनी पूरी मेहनत नहीं झोंक पाते, बल्कि सिर्फ इसलिए है कि हमें मरो या मारो वाली भावना की कमी है। किसी राष्ट्र या समाज के लिए यह सबसे बुरी स्थिति है कि उसके बच्चों के मस्तिष्क को हिंसा से प्रदूषित होना पड़ रहा है। विभिन्न माध्यमों द्वारा युवा मस्तिष्कों को हिंसा की विचारधाराओं की शिक्षा देते हुए यह काम बहुत सक्रिय तरीके से किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न माध्यम से तात्पर्य आज हम देखते हैं वैसे चलचित्रों का ज्यादा एक तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें हिंसा को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अब और इस हिंसा के कारण कहीं ना कहीं युवा मन में हिंसा, अन्याय को लेकर एक उत्सुकता
सी पैदा हो रही है, जिससे कि हमारा समाज, हमारे आने वाली पीढ़ी काफी अभिशप्त रूप से प्रभावित हो रही है। वर्तमान में कल के नागरिकों को शांति का रास्ता चुनने की क्षमता से परिपूर्ण करने की जरूरत है, नहीं तो वे हिंसा की अंधी गलियों में इस प्रकार भटकते रहेंगे जिससे कि हमारा समाज सदैव के लिए प्रदूषित हो जाएगा। तो इस तरह से हम शांतिमय शिक्षा के महत्व को प्रस्तुत करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीवन में शांति से बढ़कर कुछ नहीं है और शिक्षण माध्यम के द्वारा शांतिमय स्थिति उत्पन्न किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद।